3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। कांग्रेसी पार्षद एवं पदाधिकारियों द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा शहर के जल समस्याओं को लेकर की गई बैठक। जलदाय विभाग से यह मांग करी कि जनता की मूलभूत सुविधा जल है, इसका वितरण समय पाबंद किया जाए। जहां 48 घंटे में सप्लाई हो रही है वहां 24 घंटे में की जाए। पानी का प्रेशर बढ़ाया जाए। यह सारी समस्या जलदाय विभाग से मांग की गई। जी सर, किस संबंध में आज ज्ञापन दिया है? आज जो अजमेर शहर के अंदर जो पानी की समस्या है, विशेष रूप से एक तो किसी भी प्रकार का कहीं 48 घंटे में पानी आ रहा है, कहीं 78 घंटे में भी पानी नहीं आ रहा है। 72 घंटे की सप्लाई दे रहे हैं कई जगह पे और कई जगह पे 24 घंटे में भी सप्लाई दे रहे हैं। हमने इन्हें कहा है कि एक तो समय सीमा तय की जाए, दूसरा पूरे अजमेर शहर के अंदर सुचारू रूप से जो पानी की जो व्यवस्था है वो की जाए और समय पे पानी होना चाहिए। हर व्यक्ति को ये रहे कि मेरे 9 बजे पानी आएगा, किसी कॉलोनी में 9 बजे आता है और कभी दूसरे जब दोबारा पानी आएगा तो उसके बाद में सुबह 8 बजे दे देते हैं। कोई भी समय सीमा तय नहीं है। इसी को लेकर के यहाँ हमने आज एसी साहब से बात करी थी। कांग्रेस के सभी पार्षद, कांग्रेस के हमारे जो उपाध्यक्ष है, महासचिव है, सभी लोग मिलकर के हमने इन्हें व्यवस्था में सुधारने के लिए कहा है। और जो हमारे वार्ड क्षेत्र के अंदर भी जो नया बाड़ा, महादेव नगर, सिविल लाइन, यहाँ पर काफ़ी प्रेशर की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, वो भी हमने रखी है। तो इन्होंने हमें तुरंत प्रभाव से उसमें सुधार करने का ऐसा आश्वासन दिया है। और हम पूरी तरह से पब्लिक के लिए, यदि जनता को पानी की समस्या में सुधार नहीं किया गया, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि 48 घंटे के अंदर पानी की सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा के विपरीत जो 72 घंटे में पानी नहीं आ रहा है और पानी के लिए लोग बाग जो काफ़ी परेशान हैं, उनकी समस्या को लेकर के यहाँ हम लोग आए थे। और इन्होंने जो एडिशनल चीफ साहब है, इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम लोग इसमें सुधार करेंगे। दरगाह खादिमों ने ख्वाजा साहब के खिलाफ की गई टिप्पणी में न्यूज 18 एंकर के खिलाफ अजमेर जिला कलेक्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान न्यूज 18 एंकर अमीश देवगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धना जनकपुरी गंज अजमेर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कार्यक्रम का प्रतीकात्मक आयोजन किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना कोविड के कारण इस वर्ष अजमेर में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकल सकी, परंतु इस वर्ष श्री जगन्नाथ मंदिर ऋषि घाटी में ही भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी विराजमान रहेंगे, जहां मंदिर परिसर में ही भगवान की सवारी को भ्रमण कराकर रथ यात्रा का आयोजन किया गया। हाँ बोलो। हाँ बताओ। श्री अग्रवाल पंचायत माली दौड़ा के तत्वाधान में पिछले 100 साल से भगवान जगदीश की रथ यात्रा महोत्सव 9 दिवसीय मनाया जा रहा है, लेकिन इस साल वैश्विक महामारी के कारण ये नहीं मनाया गया। आज के दिन भगवान को मंदिर परिसर में घुमा के वापस भगवान को विराजमान किया गया। भरत जी शर्मा ने आरती की और का प्रसाद वितरण किया गया। कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था और लॉकडाउन के चलते विश्वविद्यालय से जुड़ी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। वहीं अब राज्य सरकार ने परीक्षाओं को पुनः करवाने का निर्णय लिया है, जिसमें पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने का निर्णय लिया गया था। उन्हीं विषय के छात्रों की परीक्षा करवाने का निर्णय लिया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मुख्य द्वार के बाहर धरने पर बैठ गए। 2 घंटे धरना देने के बाद यूनिवर्सिटी के बीसी को ज्ञापन देने की मांग करने लगे, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने गेट पर ताला लगवा दिया। वहीं छात्र जबरन गेट फांदकर विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने लगे, जिस पर पुलिस ने छात्रों को डंडे के बल पर भी रोका। वहीं वाइस चांसलर विज्ञापन लेने नीचे आए, लेकिन छात्र और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। अंत में छात्रों ने अपना मांग पत्र वाइस चांसलर को सौंपा।
और मांग करी कि वह सभी छात्रों को प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार से आग्रह करें। साथ ही छात्रों ने वीसी को भी रविवार तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि हमारी मांगों पर जल्द निर्णय लिया जाए, नहीं तो हम सभी छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और हम छात्रों में से किसी को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इंडिया के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार आज पूरे राजस्थान में तमाम जिला मुख्यालयों के ऊपर और तमाम यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस के ऊपर एनएसयूआई का धरना था और धरने के बाद में वीसी को ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, प्रदर्शन था। आज हमने यहाँ तमाम सैकड़ों छात्रों के साथ धरने का आयोजन करवाया और हमारी प्रमुख मांगों को लेकर के हम जब वीसी से मिलने जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ बदतमीजी की, हमारे कपड़े फाड़ दिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने धक्का मुक्की करके और हमारे साथ जो वहाँ जो पानी था उसके अंदर हमें गिराने की कोशिश की और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ प्रोफेसर ने आकर के जब हम बिल्कुल शांतिपूर्वक रूप से वीसी से वार्ता कर रहे थे, उन्होंने बीच में आकर के टांग अड़ाने की कोशिश की। ऐसे लोगों की जो एनएसयूआई के आंदोलन को दबाने का काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और इसके ऊपर ठोस कार्रवाई करेंगे। और हमारी ये मांग है कि आज कोविड-19 का जो खतरा है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए तमाम छात्रों को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के साथ फाइनल ईयर के स्टूडेंट को भी जनरल प्रमोशन दिया जाए और जो छात्र शहरों के अंदर रूम किराए पर लेकर के रह रहे हैं उनका तमाम किराया माफ़ हो। हॉस्टल वालों का से भी निवेदन करें सरकार की उनका भी किराया माफ़ किया जाए। साथ ही साथ हमारी अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो एनएसयूआई पूरे राजस्थान में आंदोलन को उग्र करेगी, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे सड़कें जाम करनी पड़े, लेकिन छात्र हितों के लिए हम मर मिटने को तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ अगर सरकार ने जिद करके एग्ज़ाम करवाने की कोशिश की तो हमारा सरकार से निवेदन है कि जैसे आपने सरकारी कर्मचारियों का 50 लाख का बीमा किया है, वैसे के वैसे प्रत्येक स्टूडेंट का अगर वो कोरोना से संक्रमित होकर के किसी अनहोनी की तरफ जाए तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए इंश्योरेंस के रूप में राज्य सरकार दें, तभी एग्ज़ाम हो, नहीं तो किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम हमें मंजूर नहीं है। पारस गुजर, कोऑर्डिनेटर एमडीएसयू अजमेर, राजस्थान। क्या मांगे हैं आप? आज अजमेर एनएसयूआई द्वारा 3 प्रमुख मांगों को लेकर आज हमने एमडीएस विश्वविद्यालय एक बार धरना रखा है 2 घंटे का और हमने प्रमुख मांगे रखी है। एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को आप प्रमोट करें। दूसरी प्रमुख हमारी मांग थी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को 10% अतिरिक्त अंक देकर उन्हें प्रमोट करें। तीसरी हमारी मांग थी जो ग्रामीण परिवेश छात्र शहरों के अंदर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, चाहे कोचिंग सेंटर अपने कोचिंग की पढ़ाई करने के लिए, चाहे एग्जाम की तैयारी करने के लिए, जो यहाँ आ रहे हैं रह रहे हैं, उनका 3 महीने का किराया जिस कोरोना के चलते अपने घर की ओर निकल गए हैं उनका 3 महीने का किराया माफ़ करें। और प्रमुख इन 3 मांगों को लेकर आज हमने धरना रखा है। इसको लेकर आज हम वीसी सर को हमने ज्ञापन दिया है और हमने वीसी सर को एस्टीमेट दिया है। अगर संडे तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती है तो सोमवार को अजमेर एनएसयूआई चाहे भूख हड़ताल में बैठना पड़े, चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, उग्र से एनएसयूआई आंदोलन करेगी। और हमने वीसी सर को एक एस्टीमेट भी रखा है कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर हुआ है कि जो छात्र एग्जाम नहीं देना चाहता है उसको आप प्रमोट करिए और जो छात्र एग्जाम से संतुष्ट नहीं है, जो एग्ज़ाम देना चाहता है, जो छात्र एग्ज़ाम देना चाहता है उसको आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसका एग्ज़ाम करवाएं। और अगर उसको कोरोना होता है तो उस छात्र की समय की जिम्मेदारी होगी। इन प्रमुख मांगों को लेकर आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। अजमेर में आना सागर के चैनल गेट मानसून को देखते खोलने की हुई तैयारी। झील के 2 चैनल गेट आज खोल दिए गए हैं जो अगले 15 दिन तक खुले रहेंगे। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता आनंद त्रिपाठी ने बताया कि झील की भराव क्षमता 13 फुट है और बारिश आने के बाद आसपास की कॉलोनियां और नीचे की बस्तियों में पानी भरता है, इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए झील से 2 फीट पानी की निकासी की जा रही है जिससे कि बरसात के बाद कोई परेशानी नहीं रहे। की तैयारी है मानसून को लेकर के? जी, वर्षा ऋतु का आरंभ हो चुका है 15 जून से, लेकिन अपने राजस्थान के अंदर 25 जून के बाद आने का प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत 2 या 3 जुलाई को जहां अधिक से अधिक बरसात की हमारे पास सूचना है। तो उससे पूर्व हम इस झील का जल स्तर 13 फुट से 11 फुट करेंगे, 2 फुट कम कर रहे हैं, ताकि पिछले जो सागर विहार है, वैशाली नगर है, वन विहार है, जिनमें पानी हमेशा भर जाता है, तो उनको भी राहत मिल सके। और निचली बस्तियां बिहारीगंज है, खानपुरा है, उनको भी धीरे धीरे पानी से कोई समस्या नहीं हो। इसलिए जो है इसको, और प्रतिदिन हम 4 MCFT पानी जो है इसको निकालेंगे और लगभग हमारे 15 दिन इसके अंदर हमारे को जो है 2 फुट नीचे लाने में लगेगा।
आनंद त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग। आज स्टेशन खोला गया, कितने इंच खोला गया है? आज आनासागर कैसेट बैंगलोर के ये गेट खोले जा रहे हैं। अभी 13 फुट का गेज है और आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए बरसात आ रही है तो पिछले एरिया जो सागर विहार है, ये वैशाली नगर है, इसके अंदर पानी भर जाता है। तो इसके अंदर क्योंकि निरंतर पानी की आवक भी है, एसटीपी से आता है, नालों से पानी आता रहता है। तो और बरसात को देखते हुए हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देश हैं कि इसको 2 फुट जो है कम कर लिया जाए अपन, ताकि बाढ़ बचाव के से अपन उसको रोका जा सके। तो अभी हम 2 गेट खोल रहे हैं यहाँ पे। 2 गेट 6-6 इंच खोलेंगे और 2.05 MCFT पर गेट निकलेगा। तो लगभग जो है 15 दिन ये गेट हमारे खुले रहेंगे। लास्ट कितना गेज रखने का? अभी इसका 13 फुट है और 11 फुट अपन गेज रखेंगे। आपका नाम? आनंद त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग। खोला गया है। आज आनासागर कैसेट बैंगलोर के ये गेट खोले जा रहे हैं। अभी 13 फुट का गेज है और आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए बरसात आ रही है तो पिछले एरिया जो सागर विहार है, ये वैशाली नगर है, इसके अंदर पानी भर जाता है। तो इसके अंदर क्योंकि निरंतर पानी की आवक भी है, एसटीपी से आता है, नालों से पानी आता रहता है। तो और बरसात को देखते हुए हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देश हैं कि इसको 2 फुट जो है कम कर लिया जाए अपन, ताकि बाढ़ बचाव के से अपन उसको रोका जा सके। तो अभी हम 2 गेट खोल रहे हैं यहाँ पे। 2 गेट 6-6 इंच खोलेंगे और 2.05 MCFT पर गेट निकलेगा। तो लगभग जो है 15 दिन ये गेट हमारे खुले रहेंगे। लास्ट कितना गेज रखने का? अभी इसका 13 फुट है और 11 फुट अपन गेज रखेंगे। आपका नाम? आनंद त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता सिंचाई। अजमेर में मंदिर मस्जिद खोलने को लेकर आज बैठक आयोजित की गई। ऐसे में जो भी मंदिर मस्जिद हैं, उनको खोलने का प्रस्ताव रखा गया। भारत सरकार के 26 गाइडलाइन बनाई गई है, जिनके हिसाब से मंदिर मस्जिदों को खोला जाए। हमने अंजुमन सैयद ज़ाद खान की जानिब से तमाम खुद्दाम ख्वाजा के हित को ध्यान में रखते हुए और दरगाह से जुड़े हुए जो 2000 परिवार हैं, जो खुद्दाम हजरात के हैं, जिनकी आजीविका दरगाह से जुड़ी हुई है, उसके अलावा कम से कम 15,000 परिवार, 20,000 परिवार ऐसे हैं जो दरगाह खुलने से ही जिनकी रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है। तो हमने अपनी तरफ से पुरजोर तरीके से ये बात रखी है कि दरगाह को खोला जाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि 31 जुलाई तक धार्मिक स्थल बंद रहे, लेकिन हमने उसके ऊपर ये कहा कि हमसे 20 मार्च को जब दरगाह खाली कराई गई थी तो 31 मार्च तक के लिए कहा था। हमने लोगों से पालना करवाई, लोगों ने हमारी बात को माना और बखूबी पालना की। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल का कहा, लोगों ने उसको भी माना। करते करते ये 30 जून तक बात आ गई, तो आज तक हम पालना कराते आए हैं। हमने ये बात रखी है कि लोगों के सब्र की भी एक इंतहा होती है। लोगों की रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है, लोगों के चूल्हे वहाँ से चलते हैं। लिहाजा 20,000 परिवार ऐसे हैं जो दरगाह से जिनकी आजीविका चलती है और जितने खुद्दाम हजरात हैं उनकी बड़ी आस्था दरगाह में हाज़िरी देने की है। और खुद्दाम हजरात ने ख्वाजा साहब की दरगाह जब से खुली हुई है हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, अपने पेट पे पत्थर बांध करके, चाहे खाने का मिला हो या ना मिला हो, हमेशा ख्वाजा साहब की खिदमत की है। और आज भी हमने वो सब पालना करवाई। हमने ये सुझाव रखा है कि दरगाह खोली जाए और जहाँ तक सोशल डिस्टेंस की बात है, महामारी की बात है, उसकी हम हमारे लोगों से भी पालना कराने की कोशिश करेंगे और जितने श्रद्धालु आएंगे उनसे भी पालना कराई जाएगी जिस हद तक मुमकिन है। अब ये पूरा देश ही खुल गया है, सिर्फ धार्मिक स्थल क्यों बंद रहे हैं? हमारा ये कहना है कि जब अनलॉक किया है आपने पूरे शहर को खोल दिया, सारे मार्केट खुल गए, सिर्फ धार्मिक स्थल बंद हैं। तो जहाँ तक सोशल डिस्टेंस की बात है तो उसकी तो पालना करनी चाहिए। हम भी उसको करते हैं, हम भी कहते हैं जान है तो जहान है। लेकिन लोगों की जो आजीविका है उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं आप? कब तक लोग सब्र करते रहेंगे? आखिर उनके भी तो सब्र का कोई ख्याल रखना चाहिए, या तो कोई आर्थिक रूप से उनकी कोई सहायता होनी चाहिए। किस तरीके से? उनका तो दरगाह से ही लेना देना है सब कुछ, सारी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उसके अलावा कुछ करते भी नहीं हैं। तो लिहाजा हमने पुरजोर तरीके से तमाम खुद्दाम, खादिम और दरगाह से जुड़े हुए जितने भी व्यवसायी हैं, चाहे वो मार्केट के लोग हैं, हमारे जितने भी परिवार हैं,
सबकी तरफ से हमने पुरजोर तरीके से ये अपील की है कि धार्मिक स्थल खोले जाने चाहिए और जहाँ तक डिस्टेंस की बात है उसकी पालना कराने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और क्या कंसेंसस बन पाया क्या 1 जुलाई से खुलने का? देखिए, प्रशासन ने आज मीटिंग रखी थी और मैं समझता हूँ कि ये जो सभी लोगों ने जो आज अपना राय दी है वो ये राजस्थान सरकार को भेजेंगे। तो हमने दरगाह की तरफ से कहा कि भाई लगातार हमने इस लॉकडाउन की पालना की है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि लोग यहाँ पे जियारत के लिए आ रहे हैं श्रद्धालु, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो खुदाम हजरात है, उसके अलावा जो व्यापारी है वहाँ पे सामने, वो व्यापारी ऐसे भी जो छोटे ठेले लगाने वाले हैं, फूल बेचने वाले हैं, यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले हैं, तो हज़ारों लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। या तो सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाए कि उनको मंथली कुछ दे, अन्यथा जब देश के अंदर जब एयरलाइंस चालू हो गई है, रेलवे चालू हो गए, मॉल खुल गए हैं और ये देखिए कि शराब की दुकानें भी खुल गई है, तो ये भारत जो है धार्मिक देश है, ये यहाँ पे आस्थाओं का देश है। तो एक गाइडलाइन बना के दरगाह को और ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर को और छोटे मंदिर जितने भी धर्म स्थल हैं उन सबको भी खोलना चाहिए, लेकिन लोगों को साथ में जो सरकार गाइडलाइन बनाए, जो केंद्र सरकार ने 26 पॉइंट की जो गाइडलाइन बनाई है उसको किस तरीके से उसकी पालना करनी चाहिए। तो वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे दरगाह का है और पुष्कर का या छोटे मंदिर का, वो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके उसको फॉलो करवाए, ताकि हमको कोरोना से भी बचाना है, इस कोविड से भी हमको लोगों को बचाना है, लेकिन लोगों की जो धार्मिक आस्था है उसका भी सम्मान करना है। उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका रोज़गार उससे चलता है, उनकी आजीविका उससे चलती है, उसका भी हमको ख्याल रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 जुलाई से ये ठीक है क्रमबद्ध तरीके से पूरा खोल दिया जाए, नहीं तो क्रमबद्ध तरीके से खोला जाए, लेकिन खोलना चाहिए धर्म स्थलों। पुष्कर तीर्थ पुरोहित संघ की तरफ से, तीर्थ पुरोहितों की तरफ से हमने जो है प्रशासन से, सरकार से आज ये मांग की कि पिछले 3 महीनों से जो है लॉकडाउन की वजह से आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है और चूंकि हिंदुस्तान धर्म प्रधान देश है, श्रद्धालुओं का देश है, यदि आप मंदिर को खोलते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कोरोना के दृष्टिगत बहुत ज़रूरी है और मंदिर ना खोलते हैं तो जो आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाई है उसके लिए हम आपसे मांग करते हैं प्रशासन से कि 8,000 रुपया प्रति माह है, प्रति परिवार को राशन कार्ड के हिसाब से 8,000 रुपये महीने की हमने मांग की है। और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम जो अभिशंसा भेजेंगे सरकार को, उसमें जो टुकड़ों में चिन्हित करके मंदिरों को खोलने की और आवश्यक पुरोहितों को और अन्य को जो है प्रति महीने जो है आर्थिक पैकेज के भी उनको हम अभिशंसा भेजेंगे। धन्यवाद। गोविंद पारा सर। कि भारत सरकार ने रिलीजियस स्थान खोलने के लिए 26 गाइडलाइंस बनाई हैं, वो मैंने प्रस्तुत की। अब उसमें से अधिकांश ऐसी हैं जो की जा सकती हैं, एग्जीक्यूट की जा सकती हैं। ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपका प्लान क्या है। ये तो वो हो गया जैसे मास्टर बच्चों से पूछे कि मैं क्या पढ़ाऊँ। इनके पास कोई प्लान नहीं है। इसलिए मेरा स्पष्ट मत है कि 3 महीने हो गए और बंद है तो भी जो है इस समय संक्रमित लोग आ रहे हैं, और बाकी भी सब चीज़ें खोल दी, रेलवे से लेकर के मॉल से सब आपने खोल दिए। तो धार्मिक स्थल चरणों में खोले जाएं। पहले चरण में जो छोटे मंदिर हैं जहाँ 50 से 100 की संख्या है उसको तुरंत खोला जाए, उसके अनुभव के आधार पर 100 से 500 वाले खोले जाएं और फिर बाद 500 से बड़े वाले खोले जाएं। तब तक ऑनलाइन की भी व्यवस्था की जाए दर्शनों की, और उसके साथ इनके 500 ऊपर वालों के अनुभव के आधार पर करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइजर का करें, जो गाइडलाइंस हैं उसका तो हम पालन करें। लेकिन आज सब खुल जाए, केवल 3 महीने तक धार्मिक भावनाओं को आदर करते हुए इनको तत्काल छोटे मंदिर पहले खोलने के चरण करें, फिर दूसरे तीसरे चरण में खोलते हुए हाँ बड़े सम्मेलन, बड़े मेले इस पे अभी निश्चित रूप से नियंत्रित करके बंद किए जा सकते हैं। दरगाह खुलेंगी या मंदिर खुलेंगे तो रश आएगा ज़ायरीनों का। देखिए, हम लोगों ने दरगाह से जुड़े हुए सभी संबंधित पक्षों ने, हमारे MLA साहब ने भी और टंडन साहब ने, सबने मिलकर हमने सुझाव यही दिया है कि दरगाहें अब और जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, सब अब खुले जाने चाहिए। कोई सिस्टम अगर अडॉप्ट करना है तो सरकार हमें गाइडलाइन दे, जो भी इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट बॉडी है उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगी। लेकिन दरगाहों से, मंदिरों से जो हज़ारों लाखों लोगों का व्यवसाय जुड़ा हुआ है, वो लोग बहुत दिनों से 3 महीने से बेरोजगार की तरह एक तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसको खोला जाना अति आवश्यक है। सरकार हमें गाइडलाइन दे, कुछ क्वेश्चंस दे, हम उसको फॉलो करेंगे, उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाएगा। लेकिन हमने सबने मिलकर के यहाँ एक डिमांड करी है कि अब
वक्त आ गया कि अब इसको धार्मिक स्थलों खोला जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम 2 वक्त का खाना खाते हैं ना हिंदुस्तानी, उस तरीके हिंदुस्तानी दोनों वक्त मंदिर और मस्जिद में जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर धार्मिक आस्थाएं बहुत हैं, दरगाहें खुले हैं, मंदिर मस्जिद खुले हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हमें इस संक्रमण से भी लड़ना है, उसका भी ध्यान रखें। सरकार इसके लिए कोई गाइडलाइन बना दे, उसको फॉलो किया जाएगा और उसको खोला जाए। वार्ड नंबर 7 के क्षेत्रवासियों ने दिया नगर निगम के आयुक्त को ज्ञापन में नाली और सड़क की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने दी शिकायत। नालियों का पानी सड़कों पर बहता है, ऐसे में मोहल्ले वासियों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं वार्ड की सारी सड़कें टूटी हुई है। समस्या को लेकर पार्षद को कई बार शिकायत दी पर कोई सुनवाई नहीं होती है। मोहल्ला नवल नगर गली नंबर 10 मस्जिद के पास गुलाम नबी सनौफ मोहम्मद हुसैन जी, उन्होंने अपने घर के पास की जो सरकारी नाली बनाई गई उसे बंद किया। बंद करके बीच रोड में नाली खोद दी गई। जब मोहल्ले वालों ने इसका विरोध किया तो उन पर उन्होंने लोहे की रोड से हमला करने की कोशिश की और उनको लेडीज़ों को गलत गालियाँ बकी गई, गंदी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। तो हम यही चाहते हैं, हमारी प्रशासन से, नगर निगम से अनुमति है, निवेदन है कि हमारी नाली वापस बनाई जाए और आने जाने में जो परेशानी हो रही है, गंदगी हो रही है, उससे इस कोरोना वायरस के चलते बीमारी फैलने का भी ज़्यादा डर है। कौन धमकियाँ दे रहा? गुलाम नबी, उन्होंने कहा आप जो चाहता हो। अली नरवाल जी पार्षद हैं हमारे, बीजेपी का कार्यकर्ता, उनसे भी हमने शिकायत की है और यहाँ भी शिकायत की है। उन्होंने भी कहा आप एक बार नगर निगम में भी शिकायत कीजिए, तो हम नगर निगम में शिकायत करने भी आए हैं। वार्ड नंबर 7 मुनव्वर हुसैन। हमारी ये समस्या है, सरकारी नाली को बंद करके रोड पे पानी फैला दिया गया है। आने जाने में दिक्कत हो रही है। जब हम सब लेडीज़ गई वहाँ पे बात करने के लिए तो उनकी लेडीज़ों ने गंदी गंदी गालियाँ बकी और हमें मारने की कोशिश करी और कह रहे जो करना है वो कर लो आप। जो उनके घर भी के आदमी और सब लेडीज़ बाहर निकल गई मारने के लिए। हम आराम से बात करने के लिए गए थे तो उन्होंने हम पे हमला किया लेडीज़ों पे। और क्या, लोंगिया मोहल्ला दिल्ली गेट गली नंबर 10 नवल नगर। अब क्या समस्या है? अब ये समस्या है कि हमारी जहाँ पहले नाली थी वही वापस बना दी जाए। उससे पानी क्या सड़कों पर फैला? हाँ, सड़कों पे नाली का पानी सारा सड़कों पे फैल रहा है। आने जाने में दिक्कत हो रही है, बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है, बच्चों को दिक्कत हो रही है। और कह रहे हैं कि तुम्हारी ऊपर ही कमरे बना लो, ऊपर ही रहो और हम तो नीचे चाहे जो करेंगे, हमारी मर्जी में आएगा वो करेंगे। हम नेता है, हम पार्षद हमारे पास है, नेता हमारे पास है, प्रशासन हमारे पास है। कौन है आपका पार्षद? अनिल नरवाल। पार्षद के पास भी गए थे, वो बोले हम सुबह 10 बजे आएंगे, वो भी नहीं आए। पिछले दिनों चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गरीब नवाज रेस्टोरेंट व जेके बेकरी पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दरगाह थाना अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार टीम गठित कर चोर का पता लगाने के लिए गंभीर प्रयास कर वह सीसीटीवी कैमरे खगाल कर चोर की जानकारी मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह उससे चोरी की गई राशि भी प्राप्त कर ली गई। एक तो 19 तारीख को कोई चोरी की वारदात हुई थी। 19 की नाइट में गरीब नवाज रेस्टोरेंट में लंगर खाना गली में है, उसमें 5-7 हज़ार की रेजगी की चोरी हुई थी। वह नेक्स्ट नाइट में बेकरी गली में जेके बेकरी की दुकान है, उसमें ऊपर से शीट से खिड़की का ताला वो तोड़ ताड़ के और ले गए थे। उसमें भी 7-8 हज़ार रुपये रेजगी और छोटे नोट्स हैं वो चोरी हुए थे। इसके संबंध में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हमने टीम गठित कर चोर का पता लगाने के लिए गंभीर प्रयास किए, जिसके प्रयास के परिणाम स्वरूप सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, जिससे मुलजिम है इसका पता चला, जिसका नाम है फहीम उर्फ बादशाह, जो आगरा यूपी का रहने वाला है। इसको हमने दस्तयाब करने से पूछताछ की तो इसने हमारी दोनों चोरी की वारदातें करना कबूल किया, जिस पर उसको गिरफ्तार किया जाकर जो चोरी के पैसे थे वो बरामद किए जा चुके हैं। पूछताछ उससे इसके बारे में भी की जा रही है, और भी कोई चोरी है चाहे हमारे क्षेत्र की है चाहे दूसरी, उसके बारे में भी इसे गहनता से पूछताछ की जाती है। इसने सीढ़ियों में कोई सीढ़ियों का गेट था, उसमें गेट में तोड़ के और ऊपर से छत के रास्ते से कुछ गाड़ी तोड़ के घुसा। अजमेर में एक बार फिर हुई ऑनलाइन ठगी। 90,000 रुपए की हुई लूट की वारदात। रामगंज थाना क्षेत्र का है मामला। शातिर बदमाशों ने 2 जनों के बैंक खातों से हजारों रुपए निकाले, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। रामगंज थाने में दर्ज रिपोर्ट पीड़ित गुरुदत्त मिश्रा ने बताया कि उसके एटीएम से किसी ने अलग अलग ट्रांजैक्शन करते हुए करीब 90,000 रुपए निकाल लिए, जिसके बाद उसने अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कराया और बैंक में जाकर शिकायत दी।
वहीं दूसरा मामला अलवरगेट थाने में दर्ज हुआ, जहां एक व्यक्ति के खाते से 1 लाख रुपए निकाले गए। पुलिस ने दोनों मामले दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। क्या है, मेरे पास धोखाधड़ी का मामला हुआ है। एटीएम से पैसे निकला है। मैं लोको पायलट हूँ, गुरुदत्त मिश्रा, अजमेर के अंदर ही। जब मैं 22 तारीख को ऑफ ड्यूटी होकर के यहाँ पे घर पे था, तब मुझे मालूम पड़ा कि बोले मैसेज मेरे मोबाइल में, पर्सनल मोबाइल पे मैसेज आ रहे थे। मैं मैसेज देखा था मैंने, जब मैं घर पे ही हूँ, घर पे होने के बाद मेरे पास एटीएम कार्ड मेरे पास ही था। एटीएम कार्ड होने के बावजूद है ना, मेरे एटीएम में से पैसे निकल रहे थे। जैसे मैंने एटीएम से पैसे की आए तो मैं तुरंत उठ करके गया बैंक में जाते ही मैंने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवाया, खाते को फ्रीज करवाया उसके अंदर। उसके बाद तुरंत मैंने एफआईआर के लिए थाने पे गया, थाने पर उनको सूचना दी। उसके बाद फिर है ना 22 तारीख को मैंने सूचना दी थी, 23 तारीख को कल मेरी एफआईआर दर्ज हुई है। कितने रुपए निकले टोटल? मेरा टोटल 90,000 रुपये निकल गए। कितने ट्रांजेक्शन हुए? उसमें है ना 6 ट्रांजेक्शन हुए, 12 ट्रांजेक्शन हुए। तो पहले 10,000, फिर 5,000, 10,000, 5,000 ऐसे। तो कोई कारण सामने आया निकलने का पैसे एकदम? जी, कोई ऐप वगैरह या कोई डाउनलोड? नहीं, ऐसा हमने कोई ऐप डाउनलोड नहीं करा, ना किसी प्रकार का कोई डाउनलोड हुआ। और खुद मेरे पास ही एटीएम कार्ड मेरे पास ही था, सब कुछ मेरे पास था। उसके बावजूद भी जिसमें एटीएम आईडी जो हैं यहाँ पे जो मेरे पास आई हैं, उसमें एटीएम आईडी है 66 नहीं है, 00603012 से निकले हैं। और एक ट्रांजेक्शन हुआ जिसके अंदर 00603026 से ट्रांजेक्शन हुआ। नाम बताया? मेरा गुरुदत्त मिश्रा। अजमेर में कोरोना काल में अस्पताल में आई ब्लड बैंक की कमी को देखते हुए आज स्वर्गीय आनंदपाल सिंह की तित्ते पुण्यतिथि पर रावणा राजपूत समाज की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सोहन सिंह चौहान युवा अध्यक्ष ने बताया, जिसमें समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं ने 200 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा है, जिसमें 100 यूनिट रक्तदान हो चुका है और उसे जेएलएन अस्पताल के ब्लड बैंक में जमा कराया जाएगा, ताकि अस्पताल में आए हुए मरीजों को ब्लड की कमी नहीं हो और उनकी जान बच सके। समाज ने सभी रक्तदाताओं को प्रमाण देकर उनका हौसला अफजाई किया है। आज 24 दिन स्वर्गीय आनंदपाल सिंह जी सावरात की तृतीय पुण्यतिथि पर रक्तदान का शिविर का आयोजन रखा गया है। लगातार 3 साल से शिविर का आयोजन किया जा रहा है और श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान की तरफ से ये शिविर का आयोजन होता है, जिसमें हमारा टारगेट 200 यूनिट का है। करीब 100 यूनिट हो चुके हैं और 100 यूनिट और करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये कार्यक्रम यहाँ खंडेलवाल भवन विया मैरिज गार्डन संस्कृति स्कूल के पास अजमेर में रखा गया। कहाँ से लोग जुड़े हैं? इस कार्यक्रम में ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है और पूरे अजमेर जिले से, तहसील से, कस्बों से लेके सबसे हमारे यहाँ पे रक्तवीर आए हैं। समाज के साथ ही अन्य समाज के लोग भी इन्होंने हमें कोऑपरेट किया है इसमें। सोहन सिंह चौहान, युवा अध्यक्ष अजमेर, श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान।